जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का गोदोली भाग 2 के किताब से चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। निबंधकार कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया लेखक कौन है। लेखक कौन है, निबंधकार का अर्थ क्या हो गया, लेखक कौन है। गुलाब राय है या शांति प्रिय द्विवेदी है या प्रताप नारायण मिश्र है या आचार्य। यहाँ पे देखिए आचार्य थोड़ा मिस्टेक हो गया। आचार्य इस प्रकार से लिखाएगा आचार्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी जी का, देखिए द्विवेदी इस प्रकार से लिखाएगा, द्विवेदी कंप्यूटराइज है इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया, लेकिन वास्तविकता में आप इस प्रकार से लिखिएगा द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को। तो द्विवेदी ने निर्जल अपराधी नाखून को कहा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कराने से पहले एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं कि एक बार कहानी चैप्टर को पूरे समराइज अच्छी तरह से पढ़ ले। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या पतंजलि की या वात्स्यायन की या रामानुजाचार्य की। यहाँ पर कौन है की हो जाएगा, तो किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कामसूत्र किसकी रचना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिद्धक का अर्थ क्या होता है। सिद्धक का अर्थ क्या होता है, साबुन या मुहावर, यहाँ पर मुहावरा, यहाँ पर दर्पण या मोम होता है। तो सिद्धक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मोम, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, मोमबत्ती उसी को कहते हैं मोमबत्ती। सिद्धक का अर्थ क्या पर यहाँ पर हो गया, मोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत क्या है, यानी जो महाभारत है, जो अब रामायण और महाभारत है उसमें महाभारत क्या है, उपन्यास है या एक कहानी है या एक शास्त्र है या एक पुराण है। तो महाभारत एक पुराण है। क्या, महाभारत एक पुराण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी कि नख मतलब यहाँ पर हो गया, नख मतलब यहाँ पर होता है नाखून। नख कहने का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, नाखून। यानी किसके देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, गौड़ देश के या कैकई या वाहिक या गंधार। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, गौड़ देश के, कि गौड़ देश के लोगों को बड़े बड़े नाखून रखना पसंद होता था। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन पर, सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन छोटे नखों को पसंद करता था। नखों मतलब हमको बता दिए थे नाखूनों का, नखों मतलब नाखून को पसंद करते थे। दक्षिणात्य या पूर्वोत्तर या मालव या मध्य देशीय, क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए दक्षिणात्य। दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ये देखिए VVI क्वेश्चन है तो इसको आप रट लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1950 में हुआ था, या 1907 में हुआ था, 1909 में हुआ था, ये 1911 में हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे चलिए आगे बताए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब कहाँ हुआ था। समस्तीपुर बिहार में हुआ था, या बलिया बिहार में हुआ था, या बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, यानी कि कौन मनुष्य का आदर्श। तो देखिए शेर आदर्श बन सकता है, बंदरिया बिल्कुल नहीं बनेगा। कोई नहीं कहेगा कि तुम बंदरिया जैसे दिख रही हो, सब कहता है मेरा बेटा शेर है। किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि मेरा बेटा बंदरिया है। तो बंदरिया आदर्श नहीं है। भालू भी हो सकता, हाथी भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, महादेव को या विष्णु को या इंद्र को या ब्रह्मा को। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। देवों के देव कौन होते हैं, महादेव। तो देवताओं का राजा कौन, किसे वहाँ कहा जाता है, महादेव।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, नख किसका प्रतीक है? नख मतलब होता है यहाँ पर नाखून। नख कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया नाखून। नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का या पशुता का, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? जो नख है वो पशुता का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? संपादन है किसकी? पृथ्वीराज किसकी संपादन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या मैक्स मुलर का, या सुमित्रा नंदन पंत का, या नलिन बिलोचन शर्मा का। तो यहाँ पर सही क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो किनकी रचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि प्राप्त की गई थी? पद्म भूषण, या अशोक चक्र, या विजय चक्र, या ज्योतिषाचार्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को BHU में ज्योतिषाचार्य का उपाधि दिया गया था। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि कब सम्मानित किया गया? यानी कि पद्म भूषण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब दिया गया था? 1953 में, 1957 में, 1959 में, या 1961 में? तो कब दिया था? 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण का उपाधि प्रदान किया गया था। अगर अशोक के फूल की रचना कौन किए थे? दिनकर साहब किए थे, या सुमित्रा नंदन पंत जी ने किए थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए थे, या गुनाकर मुले ने किए थे? कौन किए थे? तो अशोक का फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए थे। ये भी VVI क्वेश्चन है, रचना से बहुत ज़्यादा पूछता था रचना वाला, अब एक बार जरूर याद कर ले। आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1779 दिल्ली में, 1784 अजमेर में हुआ था, या 1789 उत्तर प्रदेश में हुआ था, या 1994 कानपुर में हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, या महाभाष्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? मगध विश्वविद्यालय, बीबी मतलब हो गया है विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो डीलेट की डिग्री हासिल की थी, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल की थी। चलिए आगे कहानी है। क्वेश्चन नंबर 20, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वार्तालुकार, आकृति का संबंध मानव के अंग अंग से है? यानी कि कहानी में जो चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वार्तालुकार, आकृति का संबंध किससे है? नाखून से है, मुख से है, या नाक से है, या आँख से है? तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते? क्वेश्चन से ही पता चलता है, नाखून से, यानी कि नख से। क्या हो जाएगा? नख से संबंधित था। नख मतलब यहाँ पर हम आपको फिर बता देते हैं, नख मतलब होता है नाखून। नाखून से कहीं कहीं आपको नख के जगह पर नाखून भी दे दे, और नाखून की जगह पर कहीं कहीं नख भी दे दे, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अलग तक का अर्थ क्या होता है? अलग तक का अर्थ क्या होता है? तेल, आलता, हल्दी, साबुन। इसका से आलता जो लेडीज लोग पैर में लगाती है, लाल लाल देखेंगे शादी विवाह में, ज़्यादातर महिलाओं का गांव में होता है, गांव से रहते हुए तब जानते होंगे, आलता से पूरे पैर को रंगा जाता है लाल लाल, उसी को अलग तक भी कहा जाता है, उसी को हिंदी में शुद्ध भाषा में क्या होता है? आलता कहते हैं। चलिए आगे, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी कि कौन सा ऐसा रचना किए थे जिससे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अशोक के फूल पर, या आलोक पर्व पर, या अन्नमा दास का पोथा पर, या कलपता पर?
इसका सही आंसर क्या है? आलोक पर्व पर, जब आलोक पर्व की रचना किए थे तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की सम्मानता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन था? दांत, नाखून, पैर या पत्थर का औजार? तो प्राचीन मानव का जो अस्त्र शस्त्र कहने का मतलब हो गया यहाँ पर हथियार, जिसे हम सब का भी हथियार क्या? परमाणु बम, कुछ हुआ तो बम से उड़ा दिए, गोली से उड़ा दिए। पर प्राचीन मानव में क्या होता था? नाखून से ही लोग शिकार करते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, सारा काम जो अस्त्र शस्त्र किसी जानवर से बचने के लिए नाखून का वो प्रयोग करते थे। चलिए आगे, आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे, मिट्टी कच्चे का घर था, इनमें से सभी। जो आर्य आए थे, आर्य समाज, अब आर्य समाज पढ़े होंगे हिस्ट्री में, आर्य समाज आए थे जब भारत, तो उनके पास लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था और मिट्टी के कच्चे घर भी था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने कहा था, या कालिदास ने कहा था, या वत्सायन ने कहा था, या कबीर ने कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कालिदास ने कहा था। कौन कहे थे? तो कालिदास ने कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, देखिए, नखधर मनुष्य, जो पहले के ज़माने में नखधर माने नाखून को धारण करने वाले, नखधर मतलब नाखून को धारण करने वाले मनुष्य आज किस पर भरोसा करते हैं? बंदूक पर, या लाठी पर, या एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर? तो आज के नखधर जो मनुष्य, पहले के नखधर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा रखते हैं कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, जैसे 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर, नागासाकी, जापान के कितने शहर पर तो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिए थे। कब? 1945, यानी कि जब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया था 2 शहर पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो उसका असर आज भी वहाँ दिखता है। तो परमाणु बम यानी कि एटम बम, उसी को कहते हैं बहुत ही खतरनाक है। अगला है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसने कहा था? यानी कि ये बात किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही कि, यानी कि मानव वही है जो सबके दुख सुख में साथ रहे। महावीर स्वामी ने कहा था, या गौतम बुद्ध ने कहा था, या कालिदास ने, या वत्सायन ने कहा था? तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखता है। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका निबंधकार कौन है? तो ये आपको बता दिए थे। लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन डी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही आंसर मार दीजिएगा। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किए? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या क्या नहीं लिखे हैं? आलोचना नहीं लिखे हैं, या उपन्यास नहीं लिखे, या कहानी नहीं लिखे, या निबंध नहीं लिखे। तो हजारी प्रसाद अपने काल में एक भी कहानी का रचना नहीं किए हैं, एक भी कहानी का क्या रचना नहीं यहाँ पर किए थे, इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा। बाकी निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, आलोचना भी लिखे, कहानी लेकिन नहीं लिखे। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? कौन सा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अशोक का फूल, अशोक का फूल, या माटी का मूरत, या वनभट्ट की आत्मकथा, या हिंदी साहित्य की आदिकाल? हिंदी साहित्य की आदिकाल। तो माटी की मूरत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा कहाँ है? हम आपको बताए थे हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। इसको ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, जिसका आंसर डायरेक्ट आ जाए। इसका आंसर कहाँ है? तो जापान में, ऑप्शन डी। छोटे छोटे नख को पसंद करते थे, कौन करते थे? छोटे छोटे नख को कौन पसंद करते थे? तो मालव के लोग छोटे छोटे नख को पसंद करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? यानी कि जो नाखून बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है। क्या है?
एक ललित निबंध है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या जो ऑप्शन ए ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण की हड्डी से क्या बनता है? दक्षिण की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बनता है? यहाँ पर सॉरी पॉइंट थोड़ा मिस्टेक हो गया। दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तलवार बनता है, त्रिशूल बनता है, इंद्र का वज्र बनता है, या कुछ भी नहीं। तो इंद्र का वज्र आप देखे होंगे, इंद्र का वज्र ये थोड़ा वो दधीची की हड्डी से बना रहता है, इंद्र का वज्र। चलिए आगे बढ़े। 35 नंबर, लेखक के अनुसार, यानी कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, या पार्श्ववृत्ति का, या सौंदर्य का? लेकिन लेखक के अनुसार नाखून जो बड़े बड़े रखते हैं वह पार्श्ववृत्ति के लोग की तरह रखते हैं। जो बड़े बड़े नाखून उसको लेखक पशुता के रूप में मानते हैं। जो लड़कियां बड़े बड़े नाखून रखते होंगे तो उसको लेखक पशु मानते हैं, यानी कि जानवर मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, या अनाज के स्मृतियों को, या स्व के बंधन को, या उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी मतलब इनमें से सभी। तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में टोटल 36 ही हमें VVI क्वेश्चन लगे जो ज़्यादा रिपीट था। तो इस प्रकार से हम पूरा यहाँ पर करवा चुके हैं चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि है नागरी लिपि। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।